जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की निःशुल्क आपको कोचिंग करवा रहे हैं। साथियों, हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गमूल या स्क्वायर रूट। वर्गमूल क्या होता है, इसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं हमारे पास, उनके बारे में इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए साथियों, वर्गमूल का जो मतलब है कि जो वर्गमूल है उसमें से हमें वर्ग करना आना चाहिए। हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसका अगर हमें मूल निकालना है तो वर्गमूल करना आना चाहिए। हम शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे उसके बारे में अभी जानकारी लेने वाले हैं। पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं वाकई में उसका वर्गमूल होगा या नहीं होगा। अब इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी उसके बारे में कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, उनसे हम पता करेंगे कि इनका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। लगभग कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कोशिश ये रहेगी कि जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं उनसे हम पता कर पाएंगे। देखिए, पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है या उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको कैसे पहचाना जाता है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। पूर्ण संख्या में इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वह पूर्ण संख्या जिसका हम वर्गमूल निकालने वाले हैं, यानी कि वर्गमूल किसका निकलेगा? पूर्ण संख्या का। जिसका हम वर्गमूल निकालने वाले हैं उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। यानी कि जो संख्या हमारे पास होगी उसमें जो पीछे का नंबर होता है उस पीछे के नंबर को हम क्या कहते हैं? इकाई अंक कहते हैं। उसका जो इकाई अंक होगा वो कभी भी क्या नहीं होगा? 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या में अंत में विषम संख्याओं में कभी भी शून्य नहीं आएंगे। यानी कि अगर कोई संख्या हमें दी है और बोला है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हम देखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब उसमें विषम संख्याओं में कभी भी शून्य नहीं आएंगे। यानी कि अगर जैसे सपोज कीजिए इस तरह से कोई संख्या मुझे दी 625,000, ठीक है, 625,000। अब यहाँ पर पीछे कितने जीरो आए? 3 जीरो आए। पीछे कितने जीरो है? 3 जीरो। अब ये जो 3 जीरो है, ये जो 3 है, ये हमारे पास क्या है? विषम है। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसके पीछे जो जीरो आ रहे हैं वो विषम संख्याओं में है और पूर्ण वर्ग संख्या में अंत में विषम संख्याओं में कभी भी शून्य नहीं आते। अगर यहाँ पर 3 की जगह सिर्फ ये 2 ही होते तो हम कह देते कि हाँ, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ये टॉपिक समझ में आया? ये बात समझ में आई? ठीक, ये लाइन का क्या मतलब है ये अपने को समझ में आना चाहिए। अगली हमारी जो लाइन है, अगली लाइन है, देखिए अगला पॉइंट क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम 2 अंकों में से कम एक अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होगी हमारे पास, हमें कोई संख्या आई, हम उसमें देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो हमारे जो पीछे के दोनों डिजिट होंगे, यानी कि इकाई और दहाई वाले, उनमें से कम एक अंक कैसा होना चाहिए? एक अंक सम होना चाहिए। एक अंक कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि यदि वर्ग संख्या के अंत में 5 है तो अगला अंक क्या होगा? 2 होगा। यानी कि अंत में क्या बनेगा? 25 बनेगा। ये बात समझ में आई क्या? अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या में या किसी संख्या में अगर 5 है और हम कह रहे हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका जो अंक होगा अगला वो क्या होगा? 2 होगा। यानी कि पीछे क्या बनेगा? हमेशा 25 बनेगा। देखिए साथियों, ये जो 3-4 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनसे हम लगभग बहुत सारे केसेस में, लगभग जो जीडी का पेपर होता है जनरल ड्यूटी वाला, उसमें तो इन्हीं में से आपको बैठ जाना है।
ठीक है। लेकिन कभी कभी अपवाद ऐसे हो जाते हैं कि ये चीजें उसमें अप्लाई नहीं होती है, तो मैंने नोट भी लिखा है कि अपवाद भी हो सकते हैं, है ना। 100% नहीं कह सकते हम कि ये सब चीजें ट्रू हैं, सत्य हैं, ठीक है। पूर्णतः सटीक नहीं है, लेकिन लगभग सटीक है। ये जो तीनों चारों पॉइंट हैं, इनमें से अपना लगभग सटीक बैठ जाता है ऑप्शन में, ये अपने को याद होना चाहिए। ये तो सबसे बेहतरीन है, ये अपने को पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्या के पीछे 2 3 7 8 है, यानी कि उनका इकाई अंक 2 3 7 8 है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये अपने दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी पता करेंगे। देखिए वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल में इकाई का अंक 1 4 5 6 9 हो तो उत्तर में इकाई का अंक निम्न प्रकार होगा। देखिए जो नंबर वहां थे 2 3 7 8, उनके अतिरिक्त ही कोई नंबर होगा अपने पास, क्योंकि वहां तो हमने कहा है कि 2 3 7 8 हुआ, तो हम कह देंगे कि ना, इसका तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर इकाई अंक 1 4 5 6 9 हो तो उत्तर में जो इकाई अंक होगा वो किस तरह होगा, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। अगर 1 हुआ, ठीक है, मैं यूं कह रहा हूं, अगर 1 हुआ इकाई अंक, 1 हुआ किसमें, वर्ग संख्या में अगर इकाई अंक 1 है तो फिर उसका वर्गमूल करने पर या तो हमें 1 मिलेगा या हमें 9 मिलेगा, ठीक है। अगर इकाई अंक 4 है तो वर्ग में या तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, या हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी कि उसका जो इकाई अंक होगा या तो वो 2 होगा या वो 8 होगा। ऐसे ही अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या में पीछे 5 आ रहा है इकाई अंक में, तो उसका 5 और 5 दोनों में क्या होगा, हमेशा 5 ही होगा। अगर 6 आ रहा है तो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर 9 आ रहा है तो 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है, इसकी भी मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं। देखिए कैसे पॉसिबल है वो भी आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं इसका बता देता हूं आपको। अगर इसका इकाई अंक क्या है, 4 अगर किसी पूर्ण संख्या का इकाई अंक है तो जो वर्ग बनेगा, वर्गमूल बनेगा, उसका 2 और 8 क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं इस 2 को गुणा करता हूं 2 बार, यानी कि 2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 4, यानी कि यहां भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर मैं 8 को 2 बार गुणा करता हूं, इसका मतलब 8 का स्क्वायर कितनी बार, 64, कितना, 64। यहां भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि जब मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूं तब भी 4 आ रहा है और 8 का स्क्वायर कर रहा हूं तब भी 4 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 2 कंडीशन में हमारे पास इकाई अंक 4 आता है, ठीक है। वर्ग करने पर 2 कंडीशन में हमारे पास इकाई अंक 4 आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या में पीछे इकाई अंक 4 है तो 2 कंडीशन ऐसी बनती हैं जिनमें उनका वर्ग हो सकता है, ठीक है। 2 और 8 ऐसे ही सेम इसमें है। 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 16 में इकाई अंक कितना है, 6। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 36 में भी इकाई अंक कितना है, 6। इसका मतलब 6 अगर किसी पूर्ण संख्या में है तो वर्गमूल करने पर उसमें 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 9 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में भी कहेंगे कितना, 9 है। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, हम उसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहला उदाहरण हमारे पास जो दिया हुआ है, हमें निकालना है 5184 का अंडर रूट, इसका मतलब है 5184 का हमें वर्गमूल बताना है। अब देखिए या तो हम भाग विधि से करें, भाग विधि से भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर भाग विधि से हम नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें भाग विधि में, तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए देखने में तो आपको ये लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं चीजें हमारे दिमाग में फीड हो जाती है कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे हमको लगा रहे हैं, तो फिर हम कुछ सेकंडों में ही उसके आंसर निकाल लेते हैं। मैंने इतना लंबा चौड़ा इस वजह से लिखा है क्योंकि एक एक चीज मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखी है कि किस तरह से हम इस ट्रिक का यूज करने वाले हैं।
पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 5184, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहला काम अपना क्या होना चाहिए कि दो दो अंकों के जोड़े बना लो। ठीक है, जोड़े कितने के होते हैं? 2 के ही होते हैं ना। तो हमें यहाँ भी जोड़ा बनाना है 2 2 अंकों का। अब देखिए यहाँ पर जब मैं जोड़े बना रहा हूँ 5184 के, तो 51 अलग हो गया, 84 अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम अपना होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या जो है जिसका यानी कि हमें वर्गमूल निकालना है उसका हमें इकाई अंक पता होना चाहिए। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 4 है। इकाई अंक कितना है? 4 है, यानी कि ये 4 इसका क्या है? इकाई अंक है। जब इसका 4 इकाई अंक है, अगर किसी का 4 इकाई अंक है तो दो कंडीशन अपने पास बनती है कि या तो वो 2 हो सकता है या वो 8 हो सकता है। दो कंडीशन बन रही है, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो बाद वाली संख्या हमारे पास बची, ये जो संख्या हमारे पास बच रही है, हमें देखना है कि ये कौन सी संख्या के वर्ग से छोटी है या बड़ी है। ठीक है, 51 से छोटी वर्ग संख्या क्या है? 49। यानी कि हमें उस संख्या से छोटी वर्ग संख्या देखनी है। 51 से छोटी कौन सी होती है? 49 होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज कीजिए अपने पास यहाँ 51 की जगह सोचिए 67 होता, तो हमें 67 से छोटी वर्ग संख्या देखनी होती। 67 से छोटी वर्ग संख्या 64 यानी कि 8 की। देखिए 51 से छोटी वर्ग संख्या क्या है? 49 है। 51 से छोटी वर्ग संख्या 49 है, और 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। अपने को 10 तक तो पता होना ही चाहिए। 1 का 1 ही है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यानी कि यहाँ तक तो अपने को कंठस्थ याद होना चाहिए। देखिए 49 जो है वो 7 का क्या है? वर्गमूल है। अब अपने को कुछ नहीं करना है, ये जो 7 है यानी कि जिसका वर्गमूल अपने आया उस संख्या से छोटा, उससे एक नंबर ज्यादा से उसको क्या कर दो? गुणा कर दो। 7 है, 7 से एक ज्यादा क्या होगा? 8। अपने को 7 से एक ज्यादा करना था, क्या किया? 8। कितना आया? 56। अब जो 56 आया वो 56 क्या है? इस 51 से बड़ा है, यानी कि अपना जो 51 था वो 56 से क्या है? छोटा। अगर 51 56 से छोटा है तो छोटा वाला नंबर अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 2 था, ये 8 था, अपना क्या आया था? 7 आया, यानी कि या तो अपने पास 72 बनेगा या 78 बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कंफ्यूज थे कि यार अपना आंसर कौन सा हो सकता है। अगर इस तरह से तुम दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो दोनों को गुणा करो, आंसर लाओ, वो भी थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा। अपने को फिर क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर लिखा उससे एक नंबर ज्यादा से उसको गुणा करो, और ये चेक कर लो कि हमारा जो दूसरा वाला नंबर है वो उससे छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। अगर वो उससे छोटा आ रहा है तो छोटा अपना आंसर होगा, अगर वो उससे बड़ा आ रहा है तो बड़ा अपना आंसर होगा। ये बात अपने दिमाग में समझ में आनी चाहिए। देखिए किया क्या, कोई भी संख्या है, एक बार मैं ओरली आपको समझा देता हूँ। हमको क्या करना है, जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना इसमें परफेक्शन आएगा। ऐसे देखने पर तो हमको ये थोड़ा सा और भारी लग रहा है, फिर तो दिमाग में यूँ आता है अरे भाग विधि से कर लेते ना, कहाँ इसके चक्कर में पड़े। लेकिन अगर ये चीज एक बार अपने को समझ में आएगी ना तो सेकंडों में आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। अगर हमारे पास 4 नंबर का डिजिट है और हमें उसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक देख लो, फिर अपने को दिमाग में सेट होना चाहिए कि हाँ इकाई अंक इसका 4 आया, इसका मतलब 4 जो है ना किसके वर्ग पे आता है? 2 के में भी आता है, और 8 के 64 8 के में भी आता है। यानी कि या तो पीछे इसका 2 आएगा या पीछे इसके कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब अपने को बाद वाला नंबर देखना है, दहाई वाला नंबर देखना है। तो कुछ नहीं करना, जो जोड़े पर इधर वाला जो जोड़ा था उससे कौन सा वर्ग ऐसा है जो उससे छोटा है? वो 51 था, उससे छोटा कौन सा? 7 है। 7 का 49 होता है, 7 है, दोनों तरफ 7 7 लिख दो। अब कंडीशन ये अप्लाई होगी, एक तरफ 72 हो गया, 78 हो गया। अब अपने को समझ में आया 72 है 78 है। सिंपल सी बात है, जो नंबर अपना आया उससे एक नंबर ज्यादा से गुणा करो, चेक कर लो कि गुणा करने पर अपना जो नंबर था वो छोटा है या बड़ा है। अगर अपना नंबर छोटा है तो छोटा आंसर होगा, और अपना नंबर उससे बड़ा है तो बड़ा आंसर होगा। बात समझ में आई क्या? क्या किया? कुछ क्वेश्चन जब आप लोग ट्राई करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है चलिए अगली स्लाइड है अपनी टाइप 2। वो जो था टाइप 1 था कि किस तरह से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है।
टाइप 2 जो हमारे पास आया वो है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं, जहां पर एक लंबी सी सीरीज दे दी जाती है, प्लस में, माइनस में, गुणा में और भाग में। ऐसे जब नंबर देखने को मिलते हैं, हम डायरेक्ट इनको देखेंगे 12 + 12 + 12 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अरे भाई इसको कैसे करेंगे, ये तो निकलेगा ही नहीं, हमें तो 12 का अंडर रूट नहीं पता है ना, इतने सारों का कहाँ से निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना। अगर आपको प्लस में इस तरह से कोई संख्या मिलती है जो अनंत तक जाती है, तो जो संख्या हमारे पास है अंडर रूट के अंदर, उसके 2 लगातार टुकड़े करो। 12 है, 12 के 2 लगातार टुकड़े क्या होते हैं, 4 और 3, यानी कि 3 के बाद क्या आ रहा है, 4। 3 और 4 को जब गुणा करते हैं तो क्या आया, 12, यानी कि लगातार टुकड़े हो गए। जो लगातार टुकड़े हुए, अगर हमारे पास धनात्मक चिन्ह है तो बड़ा वाला क्या होगा, उत्तर, यानी कि ये 4 अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल। इतना लंबा दिख रहा था, भयानक सा है, इतना भयानक नहीं है। अगर हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि हाँ हमें इसके लगातार टुकड़े मिल रहे हैं, धनात्मक में चीज है, अनंत तक जा रही है, लगातार टुकड़े मिल रहे हैं, तो बस धनात्मक में है तो बड़ा वाला, ऋणात्मक में है तो छोटा वाला। जैसे कि ये देख लो, यहाँ पर 90 है, माइनस, लेकिन है ना, जहाँ अनंत रहा है लेकिन माइनस में, तो इसके 90 के लगातार टुकड़े हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। 9 और 10, 9 और 10 को जब मैं गुणा करता हूँ तो मेरे पास 90 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका है, ऋणात्मक का है, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। छोटा वाला क्या है, 9, तो 9 अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे ही इनके अलावा भी अगर कोई और ऐसे नंबर आते हैं इस तरह से जो अनंत तक जा रहे हो अंडर रूट में, हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, ये देखना है कि यार इसके लगातार टुकड़े हो रहे हैं क्या। अगर लगातार टुकड़े हो रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हो रहे हैं तो उसका कुछ अलग होता है फॉर्मूला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप लगातार टुकड़े कर पा रहे हो तो फिर प्लस का है तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस का है तो छोटा वाला आंसर होगा। ये तो हो गई प्लस की बात, ये हो गई माइनस की बात। अब गुणा और भाग में क्या होगा उसकी भी हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, यदि लगातार, चलो इसके पहले ये हम देख लेते हैं कि अगर लगातार टुकड़े नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे। जो भी मैं बोल रहा था भाई, अगर हम लगातार टुकड़े कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, उससे आसान तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर हो जाते हैं जिनके हम लगातार टुकड़े नहीं कर पाते, तो जब हम लगातार टुकड़े नहीं करेंगे तो फिर हम उस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब ये सूत्र आपको याद रखना है। अगर कोई ऐसे नंबर जिनके हम लगातार टुकड़े नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, उसका सूत्र √4a + 1 ± 1 / 2। अबे प्लस माइनस 2 क्यों आया, अगर प्लस में है तो +1 हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस में होता तो -1 हो जाता। ये सूत्र हमें याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अंडर रूट में 5 + 5 + 5 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब इसके हम 5 के लगातार टुकड़े नहीं कर पाते, यानी कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम इस 5 के लगातार टुकड़े करें। जब हम 5 के लगातार टुकड़े नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र हमारा क्या कहता है, √4, a मतलब 5 + 1, यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ क्या कर देंगे, +1 कर देंगे अपॉन 2। तो ये क्या बना, 4 5 20, 20 और 1 21, √21। अब देखिए थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना, छोटा कर दो इसको, जाओ, ये गया और ये मैंने यहाँ तक कर दिया, +1 / 2। फिर ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि हम किसी के लगातार टुकड़े नहीं कर पा रहे, इस सूत्र का उपयोग करो, सीधा आंसर पाओ। अब चाहे इसकी जगह कोई सा भी नंबर हो जिसके हम लगातार, अगर 6 होता तो 6 के तो हम लगातार टुकड़े कर सकते हैं, है ना, 2 और 3, 3 2 6, तो फिर तो वहां पर हम डायरेक्ट लगा देंगे, प्लस हुआ तो बड़ा वाला, माइनस हुआ तो छोटा वाला। 7 होता तो भी फिर हम सूत्र का उपयोग करते, क्योंकि हम 7 के भी रेगुलर टुकड़े नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गुणा की बात करते हैं। अभी हमने प्लस की बात देखी, माइनस की बात देखी और उसकी बात देखी कि अगर लगातार टुकड़े नहीं हुए तो हम क्या कर सकते हैं। यदि गुणा में चले और अनंत तक चले तो क्या होगा, बहुत सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है अंडर रूट में गुणा में चल रहा है,
अनंत तक जा रहा है तो फिर उसका आंसर वही होता है। यानी कि अगर 12 गुणा 12 इसे अनंत तक जा रहा है तो फिर इसका आंसर यही होगा। है ना मजेदार चीज? कंफ्यूज हो रहे हो, ये कैसे होगा? ऐसा कुछ लग रहा है क्या? बड़ा ही सिंपल है, देखो प्रूफ करके बता देता हूँ। अगर मैं इसको x मान लूँ, सब कुछ अंडर रूट में चल रहा है, ठीक है, अंडर रूट में चल रहा है। अब यहाँ पर अगर 12 है, ठीक है, x है, अगर मैं उसको x n मान लेता हूँ, n मान लेता हूँ, x को हटा के n मान लेता हूँ, चलिए n तक मान लो जा रहा है अंडर रूट में, ठीक है, ऐसे n तक जा रहा है। अब इसका वर्ग करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 12n, ठीक है, क्या आ जाएगा, 12n। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल, ठीक है, तो यहां से जो x की वैल्यू अपने पास निकल के आएगी, ये पूरा ऐसे अंदर तक जाएगा। यहाँ की जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो ओनली कितनी निकल के आएगी, 12। कितनी निकल के आएगी, 12। यानी कि अगर कोई जा रहा है इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा रहा है, तो हम उसको n मानकर कर सकते हैं। तो जब हम उसका वर्ग करेंगे तो वो वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, ठीक है। आपको इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इस पर इतना दिमाग मत लगाओ। बस आप तो ये याद रखो कि अगर इस तरह से यदि गुणा में चले और अनंत तक चल रहे हैं तो उत्तर वही होगा जो संख्या आपने को दी है, बस ये याद रखो। यदि भाग चिन्ह हो तो हम फिर क्या करेंगे, अगर भाग चिन्ह हो तो फिर हम वापस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है, संख्या की घात में 1/n+1। देखिए x दिया भी हुआ है, √2 10 भाग चिन्ह 2, यहां तक कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो देखिए क्या करना है हमें, संख्या कितनी है, 10, 1 n का मतलब 2 + 1 कितना आ गया, 10 की घात 1/3। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। अबे n का मतलब 2 क्यों लिखा मैंने, अगर यहाँ 2 की जगह 4 होता तो n की जगह मैं 4 लिख देता, अगर यहाँ 4 की जगह 8 होता तो मैं n की जगह 8 लिख देता। यानी कि ये जो n है ये है। बात समझ में? अगर भाग चिन्ह हो, इस तरह से भाग लगाओ तो हमें फिर इस सूत्र से काम लेना है। चारों चीजें क्लियर हुई। प्लस आया तो क्या करना है, माइनस आया तो क्या करना है, ये चीज क्लियर हो गई। गुणा आया तो वही संख्या अपना आंसर हो जाएगा, भाग आया तो फिर हम इस सूत्र के माध्यम से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये अपने को याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हम जो प्रश्न कर रहे थे उनमें बात क्या थी कि हमारी जो वैल्यू जा रही थी वो वैल्यू अनंत तक जा रही थी, अनंत तक जा रही थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो अनंत तक नहीं जाए तो क्या होगा, हर एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर। अगर सर वहां तक गया अनंत तक, तब तो आपने हमको बता दिया कि हाँ इसमें ऐसे करना है, उसमें वैसे करना है, उसमें वैसे करना है। लेकिन अगर मान लो वो अनंत तक नहीं गया और किसी एक फिक्स डिजिट पर जाकर रुक गया तो हम क्या करेंगे, उसका भी अपने पास निवारण है भैया। क्या करेंगे, जब अनंत तक नहीं चले तो हमको इस सूत्र का क्या करना है, प्रयोग करना है। यानी कि जैसे कोई एक नंबर है जो x जा रहा है और कहां तक जा रहा है, n तक। अब n 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अगर n जा रहा है तो फिर उसका उत्तर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, x की घात 2 की घात n - 1 डिवाइडेड बाई 2 की घात n। ठीक है, देखें एक उदाहरण है, इस उदाहरण को क्या करते हैं हम हल कर लेते हैं। ये जा रहा है कहां तक, 3, यानी कि n बराबर कितना है, 3, क्योंकि कहां तक जा रहा है 3। अगर 5 तक जाता तो 5 हो जाता, 6 तक जाता तो 6 हो जाता। कहां तक जा रहा है, 3 तक। और x क्या है, वो संख्या कितनी है, 5। बस सूत्र में क्या कर दो, मान रख दो, 2 की घात n मतलब 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 की घात 3 कितना हुआ, 5। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 - 1 2 की घात 3 8 कितना आया, 5 की घात 7/8। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई? सारी चीजें समझ में आई क्या किया अब तक?
इससे पहले के जो हम कर रहे थे उसमें हम क्या करने वाले थे, हमारी जो वैल्यू जा रही थी वो अनंत तक जा रही थी। अनंत में हमने धनात्मक वाला सीखा, यानी कि अगर बीच में प्लस आया तो क्या करना है वो सीखा, माइनस आया तो क्या करना है वो सीखा, अगर गुणा आया तो क्या करना है वो सीखा, भाग आया तो क्या करना है वो सीखा। फिर हमने ये भी सीख लिया कि अगर मान लो अनंत नहीं आया तो क्या करना है, तो फिर ये फॉर्मूला लगाना है। बड़ा ही आसान है। ये ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको सोल्व करें तो कैसे करें। तो ये जो सूत्र है ये आपको याद रखना है, इसी सूत्र के माध्यम से अपना काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगली जो हमारी टाइप है वो है सिंगल घात से डबल करना। यानी कि अगर कोई हमारे पास ये जो टाइप है, दो टाइप ऐसी आती है, सिंगल से डबल करना और डबल से सिंगल करना। इसके अलावा एक और आती है सिंगल से ट्रिपल करना। ये दो तीन टाइप ऐसी हैं, इनके प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। डायरेक्ट तो प्रश्न आते हैं, अपने को ये टाइप बहुत अच्छे से समझनी है और पढ़नी है। कुछ भी नहीं करना, जो दो चीजें मैंने यहाँ पर अलग कलर से लिखी हुई है ये दोनों चीजें आपको याद करनी है, आपका काम हो जाएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर n है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, n²-2। अब देखिए ये यहाँ पर जो x की घात है वो सिंगल सिंगल है, यहां से जैसे ही मैं आगे गया तो यहाँ पर दोनों घात क्या हो गई, डबल हो गई। यानी कि सिंगल घात से क्या हो गई, डबल हो गई। तो सिंगल घात से जब डबल होती है, अगर किसी सिंगल घात का मान n है और उसको हम जस्ट डबल कर रहे हैं तो डायरेक्ट अपने को याद होना चाहिए कि डबल करने पर उसका मान n²-2 हो जाता है। अगर माइनस में, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अगर माइनस में उसकी वैल्यू n है और हमें डबल घात प्लस में निकालनी है तो फिर यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर प्लस है तो वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस है तो वैल्यू प्लस में आएगी। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि x प्लस 1/x बराबर 8 है उसका मान ज्ञात करो। यानी कि सिंगल घात की वैल्यू अपने को 8 दी हुई है और x² यानी कि डबल घात की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, अगर इसकी घात इसकी वैल्यू कितनी थी 8, अपने को डबल वाले की निकालनी है। अगर ये n है, डबल वाले की क्या हो जाएगी, n²-2 यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 2, सॉरी चल जा 2, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 माइनस 2 यानी कि ये अपने पास कितना आ गया, डायरेक्ट 62, सीधा निकल गया। अगर हम इसको हल करने लगते, वो भी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ओनली कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको इस सिंगल घात को डबल करनी है तो फिर हम पहले तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, फिर वर्ग करने के बाद इसको इस वाले रूप में लेके आएंगे, फिर उनको उधर भेजेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। हमें डायरेक्ट अगर ये पता है कि हाँ अगर सिंगल घात से कोई धनात्मक से हमें डायरेक्ट बनाना है डबल घात तो n²-2 कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस है, तो यहाँ जो हमने माइनस किया था यहाँ माइनस है तो क्या कर दो, बस प्लस कर दो। तो ये x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, n²+2। n का कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि 9 + 2 मतलब क्या, आंसर आ गया भैया 11। बहुत सिंपल सी बात है। कई बार प्रश्न में ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर x की वैल्यू भी हमें दे दी जाती है, ऐसे बोल दिया जाता है कि x की वैल्यू बताइए 2 है तो फिर x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो वो तो बड़ा ही सिंपल होता है, वैल्यू पुट करो आंसर निकाल लो, ठीक है। लेकिन अगर इस रूप में हमें इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आता है अपने को ये याद होना चाहिए। ये तो हुआ किससे, सिंगल घात से डबल। देखिए अब जो हमारे पास आने वाला है वो है डबल पावर से सिंगल पावर, कि डबल पावर्स में हो और उसका अगले को अपने को सिंगल पावर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर n तो √x प्लस 1/√x बराबर क्या हो जाएगा, √n+2। देखिए यहाँ पर घात कितनी थी 1, यहाँ घात कितनी हो गई आधी, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। पहले भी बताया है, अभी फिर सुन लो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। अब यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1/2 हो गई, यानी कि आधी हो गई।
जब घात डबल से सिंगल में जा रही है तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट में n+2। अगर ये माइनस में हमको निकालना है तो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में n-2। देखिए प्रश्न भी दिया हुआ है, इससे समझिए। यदि x + 1/x बराबर 3 है, अंडर रूट x + 1/√x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर सिंगल यानी कि एक है, यहाँ पर आधी हो गई, यानी कि यहाँ डबल थी, सिंगल हो गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 3, यानी कि ये जो 3 है ये अपना क्या हो गया? n हो गया। अब अपने को अंडर रूट x + 1/√x की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या है? अंडर रूट में आंसर क्या आ जाएगा? प्लस में निकालना है तो किस में आएगा भैया? प्लस में। n की वैल्यू कितनी है? 3, कितना आ गया? अंडर रूट में 5। ये अपना क्या हो गया? आंसर। सिंपल है, दोनों चीजें अपने को याद होनी चाहिए। सिंगल से डबल में कैसे बदलते हैं ये भी याद होना चाहिए, डबल से सिंगल में कैसे बदलते हैं ये भी अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो फिर हम इसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं ताकि अपने को यह पता लगे कि इसमें और कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है विविध प्रश्न। विविध प्रश्न इसका मतलब किस तरह के और इसमें प्रश्न बन सकते हैं। 675 में से किस छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में भी हमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, आप समझिए कि 675 में से किस छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। 675 एक संख्या है अपने पास, अपने को इस संख्या में से हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो अपने गुणा करने पे जो आंसर मिले वो एक क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखिए इस तरह के जो प्रश्न आते हैं हम उसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। इसका मतलब हमें 675 का क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। चलिए निकालते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं सबको आता ही होगा। हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 3 से करेंगे, 3 ही बड़ा जी बन गया। अगर हम 3 से करेंगे, ये 2 बार, ठीक है, ये 2 बार में 6 आया, 15 हो गया, 5 बार में आया। वापस 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। 7 से किस, फिर 1 बचा, 5 आया, फिर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 2, फिर अब 3 से कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब तो 5 से करना पड़ेगा, अब फिर 5 से करना पड़ेगा। 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हमारे पास यहाँ जो इसके गुणनखंड बने, इसके गुणनखंड क्या बने? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए एक चीज अपने को यह पता होनी चाहिए कि जब भी वर्ग बनेगा, वर्ग हमेशा किस में होता है? जोड़े में होता है। अब देखिए यहां पर एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब ये 2 जोड़े तो मिल रहे हैं अपने को। अगर ये 2 ही जोड़े होते तो भी हम कह देते कि हाँ पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहां पर ये 3 जो है बेचारा ये अलग से बैठा है, यानी कि ये सिंगल है। अगर ये सिंगल है तो हम कहेंगे ना भैया, अगर ये सिंगल भी इसमें ऐड हो रहा है तो फिर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका मतलब अपने को क्या करना है? इस आदमी की शादी कर देनी, ठीक है, यानी कि इसको 1 और 3 दे दो। अगर मैं इसको 1 और 3 दे दूं, ठीक है, तो ये भी अपना जोड़ा लेके तैयार हो जाएगा। ये भी खुश हो गया है ना, हाँ, कि मुझे भी मेरा साथी मिल गया। जब इसको भी इसका साथी मिल गया तो फिर ये भी जोड़े से, तो फिर 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, कितने जोड़े हो गए भैया? 3 जोड़े हो गए। जब 3 जोड़े हो गए इसका मतलब हाँ अब ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी, क्योंकि अपने को कितने जोड़े मिल रहे? कंप्लीट 3, उनके अलावा और कोई भी यहाँ पर कुंवारा नहीं है। ठीक है, 3 जोड़े मिल गए। इसका मतलब कमी किसकी थी? 3 की। अगर मैं 3 को गुणा कर दूं इसमें तो मेरे पास ये कंप्लीट हो रहा है, जोड़े कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि कमी किसकी थी? 3 की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वह किस छोटी संख्या का गुणा किया जाए, यानी कि अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो फिर मुझे जो गुणनफल मिलेगा वो कैसा मिलने वाला है? पूर्ण वर्ग मिलने वाला है। बात समझ में आई क्या?